जो वेनेजुएला में हुआ, ये क्या अमेरिका ने जो वेनेजुएला के साथ किया, या पहली बार किया है, या इससे पहले भी कई देशों के साथ अमेरिका ये करता रहा है? ये सारी चीजें हमें Capital Caracas. The United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation, and it was an assault like people have not seen since World War II. President Trump shared this. हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट चीज़ों पे डिस्कशन कर रहे हैं। वेनेजुएला आज के डेट में सबसे ज़्यादा चर्चा में है। कभी वेनेजुएला मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स के लिए भी जाना जाता था, लेकिन आज वेनेजुएला जिस वजह से चर्चा में है, ये हमें जानना और समझना चाहिए कि आखिर वेनेजुएला में ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, और ये जो वेनेजुएला में हुआ, ये क्या अमेरिका ने जो वेनेजुएला के साथ किया, या पहली बार किया है, या इससे पहले भी कई देशों के साथ अमेरिका ये करता रहा है? ये सारी चीज़ें हमें समझना है। कुछ दिन पहले अमेरिका ने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे इराक को तबाह बर्बाद कर दिया, लीबिया में किया। ये इससे पहले भी होता रहा है, लेकिन आज जिस तरीके की तस्वीरें वेनेजुएला से आ रही हैं, वो हमें चौंका रही हैं और डरा रही हैं। ये दोनों चीज़ें हमें आज समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमने आपको कहा कि इस पे मैं आपको कुछ चीज़ें, वो चीज़ें बताना चाहता हूं जो आम तरीके से लोग नहीं जानते हैं कि वेनेजुएला में आखिर हुआ क्या, क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, क्या रातों रात हो गई, या बहुत ज़माने से ऐसा चल रहा है, कब की गलती थी, क्यों हुआ ऐसा, सब कुछ तो समझते हैं। पहले समझते हैं कि वेनेजुएला है कहाँ। तो वेनेजुएला, अगर भारत से बात करें तो हम यहाँ से चले, और ये यहाँ है, ये लैटिन अमेरिका का एक कंट्री वेनेजुएला, जिसे हम वेनेजुएला के नाम से जानते हैं। तो पहले हम देते हैं आपको वेनेजुएला का एक छोटा सा परिचय। वेनेजुएला का परिचय यहाँ पर देना और समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि वेनेजुएला जो है दक्षिण अफ्रीका का एक देश है। यह देश दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा तेल भंडार है। वन ऑफ द बिगेस्ट तेल भंडार है, और सारी लड़ाई तेल की वजह से है। जैसा मैंने इराक का नाम लिया, लीबिया का लिया, गल्फ कंट्रीज के, ये सारे, या अभी जो ईरान में हो रहा है, ये सारी चीज़ें इसलिए कि ऑयल की वजह से। तो वेनेजुएला भी ऑयल का भंडार है उसके पास। वैसे दुनिया में सबसे ज्यादा तेल कोई अगर निकालता है पर डे, तो वो गल्फ कंट्री नहीं है, वो वेनेजुएला भी नहीं है, वो है रशिया, जो सबसे ज्यादा दुनिया में पर डे तेल निकालता है। तो ये पर डे तेल निकालने का डिसीजन कौन लेता है, या रेट का डिसीजन कौन करता है? वो होता है ओपेक। ओपेक, यह ओपेक क्या है? यह होता है ऑल ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट कंट्रीज, ये ओपेक है, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। ओपेक को समझ लीजिए, यह भी एक ओपेक का मेंबर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, और यही डिसाइड करता है पूरी दुनिया में कि आज रेट ऑयल का क्या होगा। बहरहाल अब प्रश्न बन सकता है कि वेनेजुएला की आर्थिक स्थिति किस चीज पर आधारित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वेनेजुएला की आर्थिक स्थिति, ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, इसको आप नोट भी कर लीजिए कि वेनेजुएला की आर्थिक स्थिति किस चीज पे है? वो है पेट्रोलियम पे, सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम पे। वेनेजुएला की पूरी इकोनॉमी जो डिपेंड करती है, वो करती है पेट्रोलियम पे। अब इसकी कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी समझते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, किसी भी चीज को समझने के लिए उसमें कुछ चीजों का समझना बहुत जरूरी होता है, जैसे इतिहास, अर्थव्यवस्था, राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों वगैरह। तो ये मैंने अभी यहां लिख दिया है, इतिहास,
अर्थव्यवस्था, राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का समावेश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चार चीज, इसको नोट कर लीजिएगा। इसी के इर्द गिर्द वो सारी चीजें मैंने आपको अभी बताया भी और आगे आपको समझाना भी चाहता हूं। चलते हैं कि ये शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई। तो आपको पता होना चाहिए कि 1970 से लेके 80 के दशक तक वेनेजुएला अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त था। बहुत ही अच्छा दोस्ताना संबंध था दोनों के बीच में। संकट शुरू होता है 1998 में और सत्ता में आए गए हीगो चेवेज, ये 1998 में आ गए। लेकिन कहानी 1998 से पहले बड़ी है अलार्मिंग आ गई। वो अलार्मिंग ये आ गई कि जो वेनेजुएला की करेंसी है उसको बोलीवर कहते हैं, और वो बोलीवर जो 1990s में मात्र 47 एक डॉलर के अगेंस्ट में 47 बोलीवर 1990s में 1990 में एक यूएस डॉलर की कीमत मात्र 47 बोलीवर हुआ करता था, जो कि सडनली 1993 में मात्र 3 साल के अंदर 105 बॉलीवर पर पहुंच गया। ये नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि मात्र जो 1990 में 47 था एक डॉलर की कीमत, एक डॉलर के अगेंस्ट में 47 बॉलीवर, वो 3 साल के अंदर मात्र 1993 में 105 पहुंच गया। आज के डेट में उन्होंने अपनी करेंसी का नाम भी बदल दिया, आज के डेट में 300 से प्लस चल रहा है। तो ये संकट जो शुरू हुआ वो 1998 में वेनेजुएला में शुरू हुआ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक विचारधारा बनाई, और जो विचारधारा इसकी जड़ है, उस जड़ को समझ लीजिए कि इसकी शुरुआत 1998 में हुगो चेवेज के जमाने से शुरू होता है। उन्होंने क्या एक नई विचारधारा बनाई, 21वीं सदी का समाजवाद, उसका नाम दिया 21वीं सदी का समाजवाद। 21वीं सदी का समाजवाद ये नाम दे दिया। मुख्य नीतियां क्या रही? अब प्रॉब्लम क्या हुआ इसमें, ये एक तो एक समाजवाद का ढांचा ले आए, लेकिन इसमें गड़बड़ी क्या की? गड़बड़ी जो की जिसकी वजह से इस कंट्री को ये सारा कुछ भुगतना पड़ रहा है, वो मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो आप बीपीएससी के स्टैंडर्ड पे, यूपीएससी के स्टैंडर्ड पे ये चीजों को लिख समझ सकते हैं। अगर आप यूपीएससी के लेवल पर भी एग्जाम दे रहे हैं तो भी ये काम देगा आपको, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। बहुत ही डीप एनालिसिस और डेटा के साथ आपको बता रहा हूं। वो कि मुख्य नीतियां जो थी, तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। जो कंपनी थी तेल की, उसको नेशनलाइज कर दिया, यानी अब गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया। गवर्नमेंट जैसे चाहेगी वैसे करेगी, जिसे चाहेगी देगी, जिस कंट्री को चाहेगी उसको बेचेगी, और जिस भाव पे चाहेगी उस भाव पे कंट्री के और कंट्री के बाहर बेचेगी। यानी कि ये राष्ट्रीयकरण हो गया। अब गरीबों के लिए सरकारी योजना बना दी उसने। दूसरा गलत काम क्या किया कि गरीबों के लिए सरकारी योजना बनाना कोई गलत नहीं है, लेकिन गरीबों को रेवड़ी बांटना गलत है। इससे कंट्री का बहुत बड़ा नुकसान होता है, इसलिए कि लोगों को जब फ्री बीज मिलने लगेगा तो वो काम नहीं करेंगे। लोगों के अंदर स्किल की कमी आ जाएगी, इसलिए कि उनको बैठ के पैसे मिलने लगेंगे। ये जो सरकार ने प्रॉब्लम क्रिएट किया, लोगों को, गरीबों के लिए योजनाएं बना दी ऐसी जिससे अमीर और गरीब के बीच में एक डिफरेंस पैदा हो गया, और जिसकी वजह से बहुत सारे आगे जाके प्रॉब्लम है। ये नहीं कह रहा हूं कि गरीबों के साथ गलत किया, लेकिन किसी को फ्री बीज करना भी बहुत गलत है। लोगों को स्किल बनाना चाहिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसलिए कि ये सारी चीजें राजनीतिक भी है और अर्थशास्त्र से भी इसका मेल है। इसलिए कि किसी भी कंट्री के लिए उसका अर्थशास्त्र का स्ट्रांग होना, इकोनॉमी का स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है, और उसके लिए एक स्ट्रांग विल और स्ट्रांग विजन होना चाहिए जो आगे कई सालों तक देखे। अगर नहीं, फौरन किसी काम के लिए, सरकार बनाने के लिए, सरकार फायदा करने के लिए किया जाए तो उसका नुकसान होता है। शिक्षा और अर्थव्यवस्था पर भी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी सरकार ने अपना कंट्रोल जमा लिया। क्या किया? शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी अपना कंट्रोल जमा दिया। ये सारे मेजर वो प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से आज वेनेजुएला में ये प्रॉब्लम हो रहा है। इसको आपके लिए और हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये सारी योजनाएं जो उन्होंने 21वीं सेंचुरी की सोशलाइजेशन लाया, जो 21वीं सेंचुरी का इन्होंने हवा बनाया, उस हवा का नतीजा क्या हुआ ये आपको समझना
बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का राष्ट्रवाद। तो उसका इफेक्ट क्या हुआ? कुछ तो इफेक्ट हुआ होगा। वो इफेक्ट ये हुआ कि निजी निवेश, चूंकि लोगों के अंदर स्किल की कमी आ गई, लोग ज़्यादा काम नहीं करने लगे, बैठ गए, जिसकी वजह से लोगों के जो निवेश आना था, चूंकि लोग स्किल नहीं मिल रहे थे, सरकार की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, इसलिए क्या हुआ, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना था, एफडीआई जिसको कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये ग्लोबलाइजेशन होने के बाद दुनिया के एफडीआई का प्रचलन चला और ये निवेश जो है वो काफ़ी घट गया। ये समझना बहुत जरूरी। जैसे ही निवेश घटा, यानी कंट्री के अंदर जो पैसे पंप हो रहे थे वो पैसे के पंप होना कम हो गया। जैसे ही ये कम हुआ, उसका इफेक्ट क्या हुआ? उसका इफेक्ट ये हुआ कि उद्योग कमज़ोर हो गए, इंडस्ट्री कमज़ोर हो गई। और जब इंडस्ट्री कमज़ोर हो जाएगी किसी भी कंट्री की, तो उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी, गिर जाएगी। क्योंकि किसी भी कंट्री का आज जो जीडीपी होता है वो इसी पे डिपेंड करता है। तो हम अपना जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन है हमारा, ये सारी चीज़ें आज के डेट में वर्ल्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। तो इसको आप समझ लीजिए कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ऑयल पे निर्भर हो गई। अब क्या हुआ, इंडस्ट्री तो खत्म हो गई, निवेश आने नहीं लगा, तो टोटल कंट्री डिपेंड सिर्फ एक चीज़ पे करने लगा, और वो क्या करने लगा? तेल पे। ये इनकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले सऊदी अरबिया, जिसने देखा कि ऑयल की डिपेंडेंसी से कंट्री को नुकसान हो सकता है, तो उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया विजन 2030 का। इन्होंने एक विजन 2030 बना लिया, जिससे ऑयल की डिपेंडेंसी कम करने के लिए सऊदी अरबिया ने अपना एक योजना और प्रोग्राम बना लिया। ऐसे किसी भी तरीके के ऑयल की डिपेंडेंसी पर ख़त्म करने का कोई योजना वेनेजुएला ने नहीं बनाया। इसका इफेक्ट क्या क्या हुआ? अब चूंकि निकोलस मुर्दो जो अभी मदुरो, ये निकोलस मदुरो जो अभी हथकड़ी लगाए हुए आपको फोटो में हर जगह दिख रहे हैं, जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, और इनका पतन 2013 से ही शुरू हो गया था, समझ लीजिए। चावेज की मृत्यु के बाद जैसे ही निकोलस की मृत्यु हुई, मदुरो जो है, निकोलस मदुरो, ये बन गए वहाँ के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बन गए। और यहीं से संकट गहरा गया। मुख्य कारण, उसका जो मुख्य कारण था वो नोट कर लीजिए यहाँ, तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में गिरावट। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए। अमेरिका ने, चूंकि ऑयल की कीमत डिपेंड करती है, डिसाइड करता है ओपेक, जैसा हमने आपको पहले बताया, लेकिन अमेरिका के दबाव में, इन्फ्लुएंस में आकर के जो खास करके गल्फ की कंट्रीज थे, इन्होंने दबाव बना करके ओपेक ने ऑयल की कीमत ही गिरा दी। यानी जो क्रूड ऑयल है, इस क्रूड ऑयल की कीमत को काफी कम कर दिया, गिरा दिया, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत गिर गई। अब कीमत गिरने से होता क्या है, जो कंट्री ऑयल निकालती है उसका एक मिनिमम कॉस्ट होता है, और वो कॉस्ट जो मिनिमम था वो सबसे कम पड़ता है गल्फ कंट्री वालों को, उसमें भी सबसे कम सऊदी अरब को पड़ता है। जो ऑयल निकालने की कीमत होती है, ऑयल निकाल के क्रूड ऑयल को पोर्ट तक पहुंचाने की, इसकी वजह से कंट्री की पूरी इकोनॉमी चरमरा गई। क्योंकि ऑयल जो कभी $100 से ऊपर पर बैरल बिक रहा था, वो अभी 47-48 के करीब आकर के रुक गया, 30 तक चला गया था। इससे क्या हुआ, कंट्री की इकोनॉमी पूरी चरमरा गई, क्योंकि पूरी कंट्री किसी और चीज पे काम ही नहीं कर रही थी, सिर्फ ऑयल। उसको लग रहा था कि हम ऑयल बेचेंगे, दुनिया में इसकी कीमत बढ़ रही है, हमारे पास बहुत पैसा आएगा, लेकिन उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे वो कर सके। तो ऑयल की डिपेंडेंसी, ये एक सबसे बड़ा, जो निकोलस मदुरो जो इसके प्रेसिडेंट हैं, इनकी सबसे बड़ी गलती ये थी। उसके बाद उन्होंने उत्पादन क्षमता में कमी कर दी। जाहिर है कि कॉस्ट बढ़ने लगा तो उन्होंने उत्पादन क्षमता में कमी कर दी। फिर गलत आर्थिक नीतियां बना दी, ऐसी गलत आर्थिक नीति बना दी जिससे कंट्री के अंदर हाहाकार मच गया। अत्यधिक सरकारी नियंत्रण, अब सारी चीज़ों पे चूंकि गलत नीति बना दी, तो उन्होंने सारे चीज़ों पे, इस जो प्रेसिडेंट था ये एक तरह का डिक्टेटर था, इसने क्या किया कि सारी सरकारी चीज़ों पर अपना नियंत्रण बना लिया। इसका इफेक्ट क्या होता है, किसी भी चीज़ का कोई सरकार अगर इस तरह का काम कर दे तो उसका इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट यह होता है कि अत्यधिक महंगाई बढ़ गई। चूंकि कंट्री के ऊपर एक ही चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कंट्री, उसकी एक इकोनॉमी बढ़ नहीं रही है, लिहाजा इंडस्ट्री है नहीं, तो कंट्री के अंदर बहुत ही ज़्यादा महंगाई बढ़ गई। मुद्रा जो है वो अवमूल्यन में
जैसा हमने बताया कि पहले कभी 1 डॉलर का 47 बॉलीवर हुआ करता था, जो 3 ही साल में 105 पे पहुंच गया और अभी लगभग 300 से ऊपर है। तो ये चूंकि अब आपका जो बाइंग एंड कैपेसिटी है उसमें आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ रहेगा डॉलर के अगेंस्ट में, इसलिए चीज़ें कंट्री के अंदर महंगी होने लगी। तो ये हो गया। भोजन और दवाएं काफ़ी महंगी हो गई, चूंकि खाना इंसान की ज़रूरत है, बीमार इंसान पड़ता है, तो ये दोनों चीज़ें बड़ी लिंक है और ये दोनों उसको बाहर से खरीदना था, इसलिए कंट्री का पैसा बाहर जाने लगा और दवाएं महंगे होंगे, इसकी वजह से कंट्री के अंदर एक हाहाकार मच गया। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इकोनॉमिक का लिंक सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करता है वो इंसान के खाने शरीर पे और खाने पर। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम था जो वेनेजुएला में हुआ, इसको आप समझ लीजिए। कई हजार % तक कुछ वर्षों में महंगाई हजारों % तक ज्यादा बढ़ गई, 100-200% नहीं, हजारों % तक महंगाई बढ़ गई। और महंगाई इसलिए भी नजर आता है कि जब कंट्री का करेंसी डिवैल्यूएट होता है, आप जाएंगे कभी इंडोनेशिया में तो एक कप चाय पीने की कीमत जो है वो कई हजार रुपए हो जाती है। इतना ज्यादा उस कंट्री के पैसे का, इकोनॉमी का वैल्यू खत्म हो चुका है। ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं, अभी ईरान का भी यही हाल है, आगे होने वाला है। तो अब क्या हुआ, हालिया संकट और राजनीतिक अस्थिरता के वर्षों में क्या क्या हुआ, यह आपको अभी समझना बहुत जरूरी है। राजनीतिक स्थिति क्या रही, चुनाव के निष्पक्षता पर सवाल हुआ। अमेरिका ये कह रहा है ना कि ये अपने से खुद से इलेक्टेड होके आ गए थे, तो इन्होंने क्या किया कि चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल हो गया कि ये खुद से ही अपने आप सारे, चूंकि सरकारी सारे महकमे को, सारे सरकारी तंत्र को तो इसने अपने कंट्रोल में ले लिया था, इसलिए इलेक्शन में धांधली किया। जो विपक्ष के नेता थे इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, सारे लोगों को, जहां किसी ने आवाज उठाया जेल के अंदर। यानी विपक्ष को, अपोजिशन को जिंदा ही नहीं रहने दिया। डिक्टेटर की यह भी एक पहचान है कि वो अपने किसी अपोजिशन को बचने नहीं देता है। उसकी पहली कोशिश होती है कि उसका कोई अपोजिशन ही ना हो, ना अपोज करेगा कोई, इसलिए उसने उसको जेल में डाल दिया। मीडिया पे नियंत्रण कर लिया, मीडिया को टोटल अपने कंट्रोल में कर लिया। बहुत सारे ऐसे डिक्टेटर्स कंट्रीज हैं जिसमें मीडिया बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है, वो सरकार के ही चीज़ों को लिखता है, सरकार जो कहती है वही लिखता है, कोई उसकी इंडिपेंडेंट राय नहीं है। इसलिए पब्लिक तक कुछ खबर ही नहीं पहुंचे, इसलिए उसने मीडिया के ऊपर कंट्रोल कर लिया, जो कंट्री के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और जिसकी वजह से आप अभी देख रहे हैं कि वहाँ कोई अनरेस्ट नहीं हुआ, किसी ने अपोज नहीं किया, क्योंकि लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा था। अमेरिका और यूरोपीय देशों में वेनेजुएला सरकार पर आर्थिक प्रतिबंध, सैंक्शन लगा दिया गया। अब क्या किया अमेरिका ने, इसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया। और जानते हैं सैंक्शन लगाने से क्या होता है? सैंक्शन लगाने से प्रॉब्लम यह होता है कि ना वो कोई चीज़ अपनी डायरेक्ट किसी को बेच सकता है और ना वो किसी चीज़ को खरीद सकता है डायरेक्ट। अगर उसे भारत से कोई सामान खरीदना है तो भारत किसी एक्स कंट्री को बेचेगा और फिर वो एक्स कंट्री से कुछ कंट्री को, अमेरिका, यूरोप, ये लोग छोड़ देते हैं जहां लोग फ्री जोन कहते हैं। तो पहले हम इंडिया जो है वो एक्स कंट्री को बेचेगा, फिर वहां से वेनेजुएला उस सामान को खरीदेगा, तो उसके लिए उसे डबल टैक्स और महंगा पड़ने लगता है। तो उससे सैंक्शन लगने से और ऐसे ही उसको बेचने के लिए प्रॉब्लम होते हैं। तो इसलिए एक सैंक्शन लगने की वजह से कंट्री की इकोनॉमी चरमरा के बिल्कुल गिर गई। सरकार, और सरकार के आरोप लगा रही थी, कर ये रहा था डिक्टेटरशिप का काम, लेकिन इल्ज़ाम ये लगा रहा था कि विदेश साजिश है, जबकि विपक्ष के लोग जो वहाँ के थे उनका ये कहना था कि ये एक तानाशाह है, जिसकी तानाशाही नीति की वजह से ये आज कंट्री का ये हालत हो रहा है। और जाहिर है कि अमेरिका तो सिर्फ मौके की तलाश में था, वो ऐसे मौके हमेशा देखता है और जहां कहीं से मौका मिल जाए उसको पूरा करने की कोशिश करता है। अब क्या हुआ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वेनेजुएला आज महाशक्ति की राजनीति का केंद्र बन चुका है, क्योंकि ये अब एक फुटबॉल हो गया। इस वक्त आपको पता है कि दुनिया के दो ध्रुव हैं और हमेशा से रहे हैं, लेकिन अभी उसका गैप बहुत बढ़ गया। उसमें एक तरफ है अमेरिका, जब अमेरिका कुछ कहता है तो कोई उसको अपोज करने की, उसको कंडेम करने की हिम्मत नहीं दिखा पाता है। और दूसरी तरफ है रूस, चीन और ईरान। रूस जो कि सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है, चीन जो कि सबसे ज्यादा दुनिया में तेल खरीदता है, सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला देश और सबसे ज्यादा तेल निकालने वाला देश, और तीसरा देश ईरान जो अमेरिका का बिल्कुल एंटी है, अमेरिका के अलग है, इनकी राजनीतिक और आर्थिक समर्थन कर रहे थे ये लोग। ये सारी चीज़ों में ये फुटबॉल बन गए और अंततः इनको अपनी कंट्री के अंदर ये सारी चीज़ें देखनी पड़ी। नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा ये हो रहा है कि आज की स्थिति ये है कि लाखों लोग देश छोड़ चुके हैं,
कंट्री के अंदर अनरेस्ट है, बिजनेस चल नहीं रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, एजुकेशन पर सरकार की पाबंदी है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, लोग देश छोड़ने लगे। बेरोजगारी और गरीबी चरम पर पहुंच गई। जब इंडस्ट्री है ही नहीं तो गरीबी चरम पर पहुंच जाएगी। उसके बाद क्या, स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ गई। अच्छे स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बहुत प्रॉब्लम होने लगा, लोग बीमार होते ही हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स जब आने लगी तो कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई। इसको आप समझ लीजिए, बहुत ज़रूरी है समझ। लाखों लोग देश छोड़ के जा रहे हैं, गरीब और बेरोजगारी बढ़ रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था लगभग ध्वस्त है। ये सारी बहुत सारी कारण हैं जिसकी वजह से आज वेनेजुएला की ये स्थिति है। वेनेजुएला संकट से हम क्या सीखते हैं? हमें कहीं भी कोई चीज़ होता है तो उसे हमें भी तो सीखना चाहिए, और हम अगर नहीं सीखते हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो हमें क्या सीख मिलता है, भारत को एज ए इंडियन हमें क्या सीख मिल रहा है, ये समझना भी हमारे लिए बहुत ही अति आवश्यक है। इसको समझना चाहिए। वो क्या है? केवल संसाधन संपन्न पर्याप्त नहीं है कि किसी के पास कोई बड़ी इकोनॉमी है, ऑयल है, मिनरल्स हैं, इस पर एक संसाधन पर, केवल संसाधन पर कोई कंट्री डिपेंडेंट रहेगा, कोलैप्स हो जाएगा। ये समझ लीजिए। मजबूत संस्थाएं आवश्यक है, यानी संस्थाओं का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर संस्थाएं मजबूत नहीं है तो भी कंट्री गिर जाएगा, उसका इफेक्ट होगा। ये समझना बड़ा अलार्मिंग चीज़ है। ये जो मैं कह रहा हूँ ये किसी पॉलिटिकल इससे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको फैक्ट बता रहा हूँ, समझने के लिए बता रहा हूँ कि अगर संस्थाएं मजबूत नहीं हैं और असंतुलित आर्थिक नीतियां हैं, ऐसी आर्थिक नीति जो असंतुलित है, तो कंट्री का आगे चल के बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लोकतांत्रिक जवाबदेही अनिवार्य है, यानी लोकतंत्र में जवाब देना किसी का बहुत ज़रूरी है। अगर किसी का गला दबा दीजिएगा, ये डेमोक्रेसी का चीज़ नहीं होता है, ये डिक्टेटरशिप की निशानी है कि आपने किसी को आवाज़ ही दबा दी, किसी को लोकतंत्र में जवाबदेही नहीं है, जवाब ही नहीं देना है। जो ऐसा लगे कि मीडिया के जरिए जो हम कर रहे हैं वही सच है, बाकी सब गलत है, ये अगर आप करना शुरू कर देंगे, संस्थाओं पे कंट्रोल कर लेंगे, अपोजिशन को जेल में डाल देंगे, लोगों की आवाज़ दबा देंगे, तो अल्टीमेटली कुछ दिनों के बाद ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ें हैं, बहुत नुकसान हो सकता है। इन चीज़ों से हमें हमेशा बचना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो हमें आपको ये सीख देती है कि हमें करना क्या चाहिए एज ए कंट्री, एज ए इंडियन, हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम क्या करना चाहिए, और वेनेजुएला में जो हुआ है इससे हम क्या सीख लेते हैं। मैं समझता हूं कि आज आपको मैंने विस्तार से ये चीज़ें बताई। अगर आपको मेरी ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक बढ़ाइए, और जैन रोजगार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप अपने मैसेज में बताइए, मैं आपको आगे बताऊँगा ईरान की स्थिति और क्या ईरान में हो सकता है, और कितने दिनों में ईरान में ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिसकी शुरुआत